स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक बेहद प्रभावशाली किताब डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसके जो मूल विचार हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश और सारांश हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये अवचेतन मन आखिर है क्या भला, कैसे काम करता है और क्या वाकई हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसकी जो छिपी हुई शक्ति है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि हम सब के अंदर एक विशाल शक्ति है जो पर्दे के पीछे से हमारे स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी खुशी को भी कंट्रोल करती है। डॉक्टर मर्फी का तर्क है कि ज्यादातर लोग केवल अपने चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो सोचने समझने वाला दिमाग है। हाँ, जो कि बस वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जैसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बर्फ के पहाड़ का ऊपरी सिरा। असली खेल तो वो कहते हैं नीचे छिपे उस विशाल अवचेतन मन में है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल, ये अवचेतन मन आखिर है क्या? क्या ये दिमाग का कोई अलग हिस्सा है, कोई लोकेशन है इसकी? देखिए, इसे दिमाग का कोई फिजिकल हिस्सा समझना शायद ठीक नहीं है। इसे कार्यप्रणाली या चेतना का स्तर समझे तो बेहतर है। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। हमारी सांस, दिल की धड़कन, पाचन, अच्छा, हमारी आदतें, हमारी गहरी मान्यताएं, हमारे डर, ये सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। मर्फी इसकी तुलना एक उपजाऊ बगीचे से करते हैं। बहुत उपजाऊ बगीचे से? कैसे? हाँ, जैसे आपका चेतन मन माली है जो बीज चुनता है, ठीक है। और अवचेतन मन वो जमीन है, वो मिट्टी जो बिना सवाल किए, बिना अच्छा बुरा देखे किसी भी बीज को उगने देती है। अच्छा, यानी अच्छे बुरे में कोई भेद नहीं करता, जो सोचो वो उगा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई तर्क नहीं करता, कोई विश्लेषण नहीं करता। अगर आप लगातार विश्वास, आत्मविश्वास, सफलता के बीज बोएंगे तो वही फसल मिलेगी। लेकिन अगर डर, संदेह, चिंता या वो मैं नहीं कर सकता वाली बीज बोएंगे तो वही फलेगा फूलेगा। ये एक बहुत शक्तिशाली लेकिन न्यूट्रल सेवक है, तटस्थ, जो बस आपके जो प्रमुख विकार हैं और खासकर जो गहरी भावनाएं हैं उन्हें हकीकत बनाने में जुट जाता है। इसमें कोई फिल्टर नहीं है, वो बस रिसीव करता है और एक्ट करता है। इसका मतलब जैसे अगर कोई मन ही मन ये मानता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन इसे एक कमांड की तरह लेता है। हाँ, एक आदेश की तरह। और फिर वो अनजाने में ऐसी परिस्थितियां बनाता है या व्यक्ति से ऐसी गलतियां करवाता है कि वो असफल हो जाए। बाप रे। लेकिन अगर वही व्यक्ति पूरी दृढ़ता से महसूस करे मैं सक्षम हूं और सफल होकर रहूंगा, तो अवचेतन मन उसकी जो अंदरूनी ऊर्जा है, रचनात्मकता है, अवसरों को पहचानने की क्षमता है, उसे सक्रिय कर देता है। तो लगता है पहला कदम तो यही है कि अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। और ये काम कैसे करता है, इसकी मर्फी एक और अच्छी मिसाल देते हैं। समझिए कि चेतन मन यानी सोचने वाला, तर्क करने वाला मन, वो जहाज का कप्तान है। ठीक है। और अवचेतन मन वो विशाल शक्तिशाली इंजन रूम और उसका पूरा चालक दल है। कप्तान तय करता है कि जहाज कहाँ जाएगा और आदेश देता है। अब इंजन रूम और चालक दल यानी अवचेतन उन आदेशों पर सवाल नहीं उठाते। अच्छा, वो बस उनका पालन करते हैं, चाहे वो समझदारी भरे हों या नहीं। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। वो उन बातों को सच मान लेता है जिन्हें गहराई से महसूस किया जाता है या लगातार दोहराया जाता है। महसूस किया जाता है, ये जरूरी है, मतलब सिर्फ दोहराना काफी नहीं। हाँ, भावनाएं इसे प्रोग्राम करने की चाबी हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ कहने भर से काम होता है? कई बार लोग दोहराते तो हैं पर अंदर से मानते नहीं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मर्फी इस पर बिल्कुल साफ कहते हैं कि सिर्फ मशीन की तरह दोहराना काफी नहीं है। जब आप कहते हैं मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, तो उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। उस शांति और आत्मविश्वास की जो भावना है उसे अंदर जगाना होगा। जब विचार और भावना एक साथ मिलते हैं तब वो संदेश अवचेतन तक गहराई से पहुंचता है। अच्छा। और फिर वो उसी के अनुसार आपके व्यवहार, आपके हाव भाव और यहाँ तक कि आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी बदलने लगता है। ये हमें अचानक से समाधान या आइडियाज भी दे सकता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं ना। हाँ, इंट्यूशन। मर्फी के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन एक तरह से यूनिवर्सल माइंड या कह लीजिए सार्वभौमिक चेतना से जुड़ा है, जहाँ सारा ज्ञान और सारे समाधान मौजूद हैं। तो संक्षेप में तकनीक क्या हुई फिर इसे प्रोग्राम करने की? तकनीक सरल है, पर इसमें नियमित अभ्यास और थोड़ा धैर्य चाहिए। पहला, चेतन निर्णय। साफ साफ तय करें कि क्या चाहिए,
स्वास्थ्य, सफलता, शांति, जो भी हो। ठीक है। दूसरा, भावनात्मक जुड़ाव। उसे पाने की खुशी, विश्वास और कृतज्ञता को गहराई से महसूस करें, जैसे वो मिल ही गया है। तीसरा, दोहराव। उस विचार और भावना को नियमित रूप से दोहराएं, खासकर सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद। अच्छा, उस समय क्यों? क्योंकि उस समय अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, ज्यादा खुला होता है सुझावों के लिए। और चौथा, मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छा को पूरा होते हुए मन की आंखों से देखें, पूरी डिटेल में, जैसे वो पहले ही सच हो चुकी है। इन चारों के मेल से वो विचार अवचेतन पर छप जाता है, जैसे किसी सील को मोम पर दबाते हैं ना, वैसे। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि यही अवचेतन मन हमारे शरीर के उन कामों को भी कंट्रोल करता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, पाचन, और इससे भी बढ़कर शरीर की खुद को ठीक करने की जो प्रक्रिया है, हीलिंग प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल। बिना किसी शक के ये मान लेता है कि वो ठीक हो रहा है। बिल्कुल। ये जो गहरा विश्वास है, ये मानसिक स्वीकृति, ये सीधे अवचेतन मन तक पहुंचती है। फिर अवचेतन मन शरीर की अपनी जो अंदरूनी उपचार शक्तियां हैं, हमारी इम्यून सिस्टम, कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की क्षमता, उनको पूरी ताकत से सक्रिय कर देता है। मर्फी ऐसी कई घटनाओं का जिक्र करते हैं जहां सिर्फ अटूट विश्वास ने उन बीमारियों को भी ठीक कर दिया जिन्हें डॉक्टर्स ने लाइलाज मान लिया था। कमाल है। उनका तर्क है कि जब विश्वास एकदम पक्का और भावनात्मक रूप से चार्ज्ड होता है, तो ये दवा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। क्यों? क्योंकि दवा शरीर पर काम करती है, लेकिन विश्वास सीधे उस कंट्रोल सिस्टम पर काम करता है जो शरीर को चला रहा है, मतलब अवचेतन पर। आप जो भी अपने मन में साफ साफ चित्रित करते हैं और उसे सच मानते हैं, अवचेतन उसे हकीकत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वैसे ये विचार कोई एकदम नया तो नहीं लगता। इतिहास देखें तो पुरानी सभ्यताएं, मिस्र, भारत, ग्रीस, चीन, वहां भी लोग मंदिरों में प्रार्थनाओं से, कुछ कर्म कांडों के जरिए मानसिक उपचार का अभ्यास करते थे। सही बात है। वो शायद इसके पीछे का विज्ञान न जानते हों, पर अनुभव से जानते थे कि ये काम करता है। हाँ, उपचार शायद उन बाहरी कर्म कांडों से उतना नहीं होता था जितना उनके पीछे छिपे उस अटूट विश्वास और उम्मीद से। और आधुनिक विज्ञान भी अनजाने में ही सही इसी की पुष्टि करता है, जैसे सम्मोहन हिप्नोसिस। हाँ, हिप्नोसिस। उसमें सुझावों के जरिए सीधे अवचेतन तक पहुंचा जाता है। और सबसे बड़ा सबूत तो है प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो इफेक्ट, हाँ, मतलब सिर्फ यकीन से ठीक हो जाना। बिल्कुल, यानी केवल विश्वास के कारण सेहत में सुधार, बिना किसी असली दवा के। अनगिनत स्टडीज में देखा गया है कि मरीज सिर्फ चीनी की गोलियों या नमक के इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं। सच में? हाँ, क्योंकि उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वे असली बहुत असरदार दवा ले रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि अवचेतन तर्क पर नहीं, बल्कि पक्के विश्वास और सुझाव पर प्रतिक्रिया करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करना चाहे, तो व्यावहारिक रूप से कैसे करे? क्या तरीके हैं? मर्फी कुछ बहुत स्पष्ट तकनीकें बताते हैं। पहला तो वही मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन। साफ साफ कल्पना करें कि आप पहले से ही स्वस्थ हैं, ऊर्जा से भरे हैं, सक्रिय हैं। उस स्थिति को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि महसूस करें, उसकी खुशी, उसकी आजादी महसूस करना। हाँ। दूसरा, सकारात्मक कथन या अफर्मेशन। अपनी इच्छा दिखाने वाले पॉजिटिव वाक्य चुनें और उन्हें वर्तमान काल में पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराएं, जैसे मेरे शरीर की हर कोशिका पूरी तरह स्वस्थ है, मैं स्वस्थ, जीवंत और मजबूत महसूस कर रहा हूं। इसे शांति से, खासकर सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद दोहराना सबसे असरदार है। ठीक है। तीसरा, प्रार्थना। मर्फी के अनुसार असरदार प्रार्थना गिड़गिड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति को पहले से ही स्वीकार करना और उसके लिए धन्यवाद देना है। ये एक मानसिक स्वीकृति है कि जिस शक्ति ने आपको बनाया है वो आपको ठीक भी कर सकती है। ये अलग नजरिया है प्रार्थना का। हाँ। चौथा, नींद की तकनीक। सोने से पहले जानबूझकर अपने मन को पॉजिटिव, शांतिपूर्ण विचारों और अपनी इच्छा, जैसे उत्तम स्वास्थ्य, उसकी पूर्ति की कल्पना से भरें। नींद के दौरान अवचेतन इन विचारों को सोखता है और उन पर काम करता है। और एक और बात थी, कल्पना बनाम इच्छा शक्ति। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मर्फी कहते हैं कि जबरदस्ती या मानसिक संघर्ष से बचें। वो मुझे ठीक होना ही है वाली जो जोर जबरदस्ती है, वो अक्सर तनाव पैदा करती है और अवचेतन तक गलत संदेश भेजती है।
अच्छा। हाँ, इसके बजाय शांति और गहरे आत्मविश्वास के साथ अपनी इच्छा की पूर्ति की कल्पना करें, जैसे वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। मर्फी का एक सूत्र है, जब कल्पना और इच्छा शक्ति में टकराव होता है तो कल्पना हमेशा जीतती है। हमेशा? हाँ, इसलिए कल्पना को सही दिशा देना ज्यादा जरूरी है, बजाय सिर्फ इच्छा शक्ति लगाने के। लेकिन ये कल्पना और इच्छा शक्ति में फर्क बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कोई वाकई बीमार या परेशान हो। तब शांत और आत्मविश्वासी कल्पना कैसे करें? देखिए, ये अभ्यास का विषय है, एकदम से नहीं होगा। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है। मर्फी सुझाव देते हैं कि छोटे आसान लक्ष्यों से शुरुआत करें। दिन में कई बार छोटे छोटे पलों के लिए शांति से बैठें और बस स्वास्थ्य की भावना को महसूस करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा। जबरदस्ती नहीं, बल्कि सहजता से इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोता भी ये आजमा कर देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य वाली बात तो काफी हद तक समझ आती है, क्योंकि शरीर और मन का जुड़ाव तो है ही। लेकिन क्या यही सिद्धांत पैसा कमाने या रिश्ते सुधारने जैसी बाहरी चीजों पर भी काम करता है? यहाँ तो दूसरे लोग और परिस्थितियां भी आ जाती हैं ना बीच में। हाँ, सवाल अच्छा है। सिद्धांत तो वही रहता है, हालांकि ये सच है कि बाहरी कारक भी भूमिका निभाते हैं। धन के मामले में देखें, अगर किसी के मन में गहराई से विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या पैसे वाले लोग तो बुरे होते हैं, या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो उसका अवचेतन मन अनजाने में ही धन को उसके पास आने से रोकेगा। कैसे? वो अवसरों को देख नहीं पाएगा, गलत फाइनेंशियल निर्णय लेगा, या शायद जो पैसा आएगा उसे संभाल नहीं पाएगा। मर्फी कहते हैं कि समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी एक मानसिकता है। व्यक्ति को सोचना और महसूस करना होगा, पैसा एक अच्छी चीज है, ये मेरे जीवन में आसानी से और खूब सारा बहता है, मैं इसका सही इस्तेमाल अपने और दूसरों के भले के लिए करता हूं। समृद्धि को अपनी नॉर्मल नेचुरल स्थिति मानना होगा, न कि कोई बहुत मुश्किल या दूर की चीज। यानी सिर्फ अमीर बनने की इच्छा काफी नहीं, ये महसूस करना होगा कि समृद्धि संभव है और व्यक्ति उसके लायक है। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी बात मर्फी बताते हैं, दूसरों की सफलता या समृद्धि से कभी ईर्ष्या न करें, जले नहीं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या अभाव की भावना को दिखाती है, कमी की भावना को, और आपके अवचेतन को यही संदेश मिलता है कि आपके पास कमी है। इसके बजाय दूसरों की समृद्धि को देखकर उन्हें मन ही मन आशीर्वाद दें और उनके लिए खुश हों। मर्फी कहते हैं ऐसा करने से आप अपनी ओर और ज्यादा समृद्धि खींचते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। और रिश्तों में क्या यहाँ भी सिर्फ अंदरूनी सोच से फर्क पड़ता है, बाहरी बर्ताव या हालात का कोई रोल नहीं? बाहरी बर्ताव और हालात का रोल बिल्कुल होता है, लेकिन मर्फी का तर्क ये है कि आपकी जो अंदरूनी मान्यताएं और उम्मीदें हैं वो काफी हद तक ये तय करती हैं कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे और आप किस तरीके के लोगों या रिश्तों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अच्छा। हाँ, यदि कोई अंदर ही अंदर रिजेक्शन, धोखे या अकेलेपन की उम्मीद करता है, तो वो अनजाने में ऐसे सिग्नल भेज सकता है या ऐसे लोगों की तरफ खिंच सकता है जो उसकी इस उम्मीद को पूरा कर दें। इसके उलट यदि कोई ईमानदारी से मानता है कि वो प्रेम, सम्मान और अच्छे व्यवहार के योग्य है, तो वो वही ऊर्जा बाहर भेजेगा और वैसे ही लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। तो अच्छे रिश्तों के लिए क्या सुझाव है? मर्फी के सुझाव है, दूसरों के बारे में, खासकर उनकी गैर मौजूदगी में अच्छा सोचें और बोलें। पुरानी चोटों या शिकायतों को मन में बार बार दोहराना बंद करें। माफ करना सीखें, जैसा हमने पहले बात की, और सद्भाव, आपसी सम्मान और खुशी भरे पलों की कल्पना करें। और सफलता के लिए भी शायद यही मानसिकता चाहिए, सिर्फ कड़ी मेहनत से ज्यादा जरूरी? देखिए, कड़ी मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन सही मानसिकता के बिना ये अक्सर दिशाहीन या कम असरदार हो जाती है। मर्फी के अनुसार सफलता के लिए भी व्यक्ति को खुद को पहले से ही सफल देखना और महसूस करना होगा। अपने लक्ष्यों को मन में एकदम साफ देखें और उसे हासिल करने की खुशी, संतुष्टि और आत्मविश्वास को अभी महसूस करें। अभी? हाँ, अभी। तकनीक वही है, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य चुनें, उसकी पूर्ति की कल्पना करें जैसे वो पहले ही हो चुका है। उसके लिए शुक्रगुजार महसूस करें, कृतज्ञता, और नेगेटिव विचारों, शक या दूसरों की निराशाजनक बातों से अपने मन को बचाएं। मर्फी का दावा है कि आपका अवचेतन फिर उन लोगों, विचारों, अवसरों और संसाधनों को आपकी ओर खींचना शुरू कर देगा जो उस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी हैं। तो सफलता एक तरह से अंदर का खेल ज्यादा है, मतलब बाहरी परिस्थितियों से पहले मन के अंदर जीती जाती है। मर्फी के अनुसार हाँ, बाहरी कोशिशें जरूरी हैं, लेकिन उनकी सफलता काफी हद तक आपकी आंतरिक तैयारी और विश्वास पर निर्भर करती है।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार लोग काबिल होते हुए भी असफल हो जाते हैं या जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। क्या इसका कारण यही मानसिक बाधाएं हो सकती हैं? डर, आलोचना का डर, गरीबी का डर, अपराध बोध की गहरी भावना या अयोग्यता की भावना, मतलब मैं इसके लायक नहीं हूं वाली फीलिंग, ये सब अवचेतन में बैठी हुई नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स हैं जो हमें रोक सकती हैं। तो इन्हें हटाएं कैसे? इन्हें हटाने के लिए पहला कदम है जागरूकता। ये पहचानना कि कौन सी नकारात्मक मान्यताएं आपको रोक रही हैं। फिर उन्हें एक्टिवली बदलना होगा। पर ये डर को विश्वास से बदलो सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल हो सकता है, खासकर जब डर बहुत गहरा बैठा हो। इसे असल में कैसे करें? हाँ, देते हैं। डर के विचार को पहचानें और तुरंत उसकी जगह एक विपरीत पॉजिटिव विचार और भावना को स्थापित करने की कोशिश करें। जैसे अगर असफलता का डर है तो बार बार दोहराएं और महसूस करें, मैं दिव्य रूप से निर्देशित हूं और सफल होने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं। हर अनुभव मुझे सिखाता है और आगे बढ़ाता है। रोजाना अपनी सफलता, क्षमता और आत्मविश्वास की कल्पना करें। धीरे धीरे लगातार अभ्यास से पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से बदल जाएगी। और किसी के प्रति पुरानी नाराजगी या कड़वाहट रखने का क्या? ये भी तो एक बहुत बड़ी रुकावट लगती है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी, और मर्फी इस पर काफी जोर देते हैं। नाराजगी, बदला लेने की इच्छा या किसी को माफ ना कर पाना, ये सब खुद को धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक जहर देने जैसा है। जहर देने जैसा? हाँ, ये आपकी ऊर्जा खत्म करता है और अच्छी चीजों को आपके जीवन में आने से रोकता है। यानी माफी दूसरे के लिए नहीं, अपने मन की शांति और अपनी भलाई के लिए ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप असल में खुद को उस नेगेटिव भावनात्मक बंधन से आजाद करते हैं। मर्फी इसकी एक तकनीक बताते हैं। शांति से बैठें, उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपको चोट पहुंचाई है, और मन ही मन पूरी ईमानदारी से कहें, मैं तुम्हें पूरी तरह से मुक्त करता हूं और जाने देता हूं। मैं तुम्हारे लिए जीवन की सभी अच्छी चीजों, शांति, स्वास्थ्य, खुशी की कामना करता हूं। मैं अब स्वतंत्र हूं। इसे तब तक दोहराएं जब तक आपको अंदर से शांति और मुक्ति का एहसास न होने लगे। अवचेतन मन नफरत या बदले की भावनाओं पर नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और सद्भाव की भावनाओं पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया करता है। और भय, डर, जो शायद सबसे आम बाधा है, क्या मर्फी किसी खास तरह के डर, जैसे स्टेज पर जाने का डर या पानी के डर, इनसे निपटने का तरीका बताते हैं? मर्फी का सिद्धांत सामान्य है और किसी भी तरह के डर पर लागू होता है। उनका मानना है कि डर एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है, हमारी नेचुरल स्टेट नहीं। इसे दूर करने के लिए आपको जानबूझकर अवचेतन को बार बार साहस, सुरक्षा और आत्मविश्वास के विपरीत विचारों और भावनाओं से भरना होगा। कैसे? उस चीज का सामना करने की कल्पना करें जिससे आप डरते हैं, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि शांति, नियंत्रण और आत्मविश्वास के साथ। बार बार दोहराएं और महसूस करें, मैं दिव्य साहस, शांति और सुरक्षा से भरा हूं। मैं हर स्थिति का सामना करने में सक्षम और मजबूत हूं। एक जरूरी सिद्धांत याद रखें, अवचेतन एक साथ दो विपरीत भावनाएं नहीं रख सकता। अच्छा। हाँ, आप एक ही समय में डर और विश्वास दोनों महसूस नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझकर केवल उस भावना पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं, यानी साहस और शांति, न कि भय। लगातार अभ्यास से पुराने डर के पैटर्न फीके पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य और निजी बाधाओं के अलावा मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति जीवन के और भी कई पहलुओं में काम करती है, जैसे वैज्ञानिक खोजों या कलात्मक प्रेरणा में भी। हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक पहलू है। कई महान आविष्कारकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि उनके सबसे बेहतरीन विचार या समाधान उन्हें तब अचानक आए जब वे आराम कर रहे थे, सो रहे थे या कुछ और कर रहे थे। हाँ, सुना है। न कि तब जब वे जबरदस्ती सोच रहे थे। मर्फी बताते हैं कि ये अवचेतन का काम है। जब आप किसी समस्या पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं या आराम करते हैं, तो अवचेतन पर्दे के पीछे उस जानकारी को प्रोसेस करना जारी रखता है। ये अलग अलग विचारों को जोड़ता है और अंत में समाधान को सहज ज्ञान या एक आहा मोमेंट के रूप में चेतन मन तक पहुंचाता है। तो वो जो अचानक आया विचार होता है या अंदर की आवाज जिसे कहते हैं, वो असल में अवचेतन का जवाब हो सकता है, जिसे सुनना सीखना चाहिए। मर्फी के अनुसार बिल्कुल अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना बहुत जरूरी है। नींद के बारे में भी बात हुई थी पहले,
तो ये सिर्फ शारीरिक आराम देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। नींद के दौरान हमारा चेतन मन तो लगभग शांत हो जाता है और अवचेतन सबसे ज्यादा एक्टिव और ग्रहणशील होता है। ये न केवल शरीर की मरम्मत और नवीनीकरण करता है, बल्कि दिन भर के विचारों, अनुभवों और खासकर सोने से ठीक पहले के विचारों को प्रोसेस और आत्मसात करता है। इसीलिए वो सोने से पहले वाले विचार इतने महत्वपूर्ण हैं। हाँ, इसीलिए सोने से पहले चिंता करना, झगड़ना या नेगेटिव बातें सोचना बहुत नुकसानदायक है। इसके बजाय दिन के लिए कृतज्ञता महसूस करना, शांतिपूर्ण विचार सोचना या अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कल्पना करना, ये रात भर आपके अवचेतन को पॉजिटिव दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। और खुशी, क्या ये भी बाहरी परिस्थितियों के बजाय एक अंदरूनी चुनाव है, एक अंदरूनी स्थिति? मर्फी का तो यही मानना है। सच्ची और स्थायी खुशी बाहरी चीजों, लोगों या घटनाओं पर निर्भर नहीं करती। ये पूरी तरह से आंतरिक सद्भाव और मानसिक नजरिए का नतीजा है। खासकर तब जब आपका चेतन मन, आपकी इच्छाएं और आपका अवचेतन मन, आपकी गहरी मान्यताएं एक ही दिशा में काम करते हैं। मतलब उनमें सहमति होती है। और जब नहीं होती? जब वे टकराते हैं, जैसे आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से मानते हैं कि पैसा बुरा है, तो तनाव, चिंता और दुख पैदा होता है। मर्फी कहते हैं कि खुशी को चुना जा सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें और दिन भर में कई बार दृढ़ता से कहें और महसूस करें, मैं अब खुशी चुनती हूं। मेरी खुशी का स्रोत मेरे अंदर है। समस्याओं को हल करने के लिए भी क्या कोई खास तरीका है इसमें? हाँ, चिंता करने और सिर खपाने के बजाय मर्फी एक तकनीक सुझाते हैं। शांति से बैठें, अपनी समस्या या सवाल को साफ साफ समझें, फिर पूरे भरोसे के साथ उसे अपने अवचेतन को सौंप दें। मनी मन कहें, मेरे अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता इसका सही और सबसे अच्छा समाधान जानती है और वो मुझे अब इसे दिखा रही है। और फिर पूरी तरह से उसे भूल जाएं, मतलब उस पर चिंता करना छोड़ दें। शांत हो जाएं, विश्वास रखें कि जवाब आएगा। अक्सर समाधान एक अप्रत्याशित विचार, एक सपने में, किसी किताब में पढ़ी लाइन से या किसी और की बातचीत के जरिए आपके पास आ जाएगा। कुंजी है सौंप देना और भरोसा रखना। उम्र बढ़ने के बारे में भी मर्फी का नजरिया बड़ा दिलचस्प है। हाँ, उनका मानना था कि उम्र बढ़ना जितना शारीरिक है, उससे कहीं ज्यादा मानसिक है। यदि आप लगातार खुद को बताते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, थक रहा हूं, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, तो आपका अवचेतन और शरीर उन सुझावों को मान लेगा। लेकिन यदि आप अपने मन को युवा रखते हैं, हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, नई चीजें सीखते हैं, जीवन में रुचि बनाए रखते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो आपका शरीर भी उस युवा ऊर्जा को फॉलो करता है। मर्फी कहते हैं आप तब बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जीवन में रुचि खो देते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मानसिक रूप से सक्रिय, लचीला और उत्साही रहना बहुत जरूरी है। अंत में मर्फी इस विचार पर भी जोर देते हैं कि हमारा अवचेतन मन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी सार्वभौमिक चेतना या यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा है, जहां से सारा ज्ञान, प्रेरणा और समाधान आते हैं। प्रार्थना का सही तरीका है अपनी इच्छा को पहले ही पूरा हुआ महसूस करना। प्रचुरता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम, विचार, अवसर, जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाह है। और सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है, जब व्यक्ति अपने अवचेतन की शक्ति और ज्ञान पर भरोसा करना सीख लेता है। संक्षेप में कहें तो ये किताब सिखाती है कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं, हमारे विश्वास हमारी किस्मत तय करते हैं और हमारा अवचेतन मन हमारा सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। बस शर्त यह है कि हम इसे सही दिशा देना सीख जाएं। तो आज के इस ज्ञानोदय पॉडकास्ट के विश्लेषण में हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब के जरिए देखा कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, सफलता, डर पर काबू पाना, यहाँ तक कि खुशी और शांति को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है। मुख्य सार यही निकलता है कि हमें अपने विचारों और गहरी मान्यताओं के प्रति सजग होना होगा, नेगेटिव पैटर्न को पहचान कर उन्हें बदलना होगा। हाँ, और सकारात्मक कल्पना, कथन और गहरी भावनाओं के माध्यम से अपने अवचेतन को उस जीवन के लिए प्रोग्राम करना होगा जिसे हम सच में जीना चाहते हैं। ये वाकई एक बहुत सशक्त और उम्मीद जगाने वाला दृष्टिकोण है। हाँ बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि बदलाव लाने और जीवन को बेहतर बनाने की चाबी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। बस उसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जाते जाते श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार,
सोचिए, अगर कोई आज से ही लगातार जानबूझकर अपने अवचेतन मन को केवल सकारात्मक, सशक्त, प्रेमपूर्ण विचारों और अपनी सबसे गहरी इच्छाओं की पूर्ति की भावनाओं से भरना शुरू कर दे, तो अगले कुछ महीनों या वर्षों में उसका जीवन कितना अलग, कितना बेहतर हो सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।